नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जम्मू के नौशहरा सेक्टर में सरहद पर पाकिस्तानी गोलाबारी से एक फ़ौजी हलाक और एक ज़ख्मी। भारतीय फ़ौजियों ने भी भरपूर जवाब दिया। बाहर से आके लोग हमारी बाजरी और रेत को महंगे दामों बेचते हैं, जहन्नम बना दिया है रियासत को। साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीर का कोई बाशिंदा पाइप या सड़कों पर नहीं सोता है, ANC मुज़फ़्फ़र शाह का बयान। बालाई इलाकों में 23 नवंबर से बर्फ़ और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, महकमे मौसमियात। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है क्रिसेंट क्लास नौशहरा श्रीनगर ने। अब खबरों की तफसील। जम्मू नौशहरा ज़िले रजौरी से इतला है कि पाकिस्तान की गोलाबारी और फायरिंग से एक फ़ौजी हलाक और एक एहलकार ज़ख्मी हुआ है। हलाक हुए एहलकार की शिनाख्त हवालदार पाटिल संग्राम शिवाजी के बतौर हुई है। फ़ौजी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़िला रजौरी के लाम सेक्टर में बिलाजवाज़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये फ़ौजी एहलकार हलाक हुआ और एक दूसरा ज़ख्मी। हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भी जवाबन ज़बरदस्त और भरपूर गोलियों का तबादला किया। साबिका वज़ीर आला और PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का दौरा किया, जहां काफ़ी तादाद में लोग उनसे मिलने आए। इस दौरान चंद लोगों ने शिकायत की कि गैर कानूनी तौर पर नालों से रेत और बाजरी निकाली जा रही है, जिससे मकामी लोगों और मज़दूर तबके को काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ती है। महबूबा मुफ्ती ने जब रंबी आरा नाला की तरफ रुख किया तो उनके कहने के मुताबिक उन्हें आगे जाने से रोका गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, वहाँ भी नालों से भाग लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बाहर से लोग आके यही बाजरी यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज 500 रुपए का था, आज वो 10,000 रुपए का मिलता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर। इनकी शक्लें देखिए। तीन साल में नहीं कमाता हूँ, 50,000 मैंने जुर्माना दिया है, मैं कम 50,000 कमाऊंगा। हालत देखिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो सब्र से 15 लाख मेरा फाइनेंस है। क्या करेगा? 15 लाख इसका फाइनेंस है। इसने हमें जाना है वहाँ, हमें वहाँ जाना है, हमको जाना है आड़े पे, वहाँ जाना है हमको आड़े पे। बड़े बड़े लीडरान है, इसका सदभाव क्या चाहते हैं, किस तरह सदभाव क्या? आपने देखा वहाँ जाने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये कहाँ जाने देंगे? ये तो मिला हुआ है, इन्होंने पैसे खाए हुए। पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा है और कहते हैं करप्शन हमने खत्म की। सबसे ज्यादा करप्शन तो यहाँ हो रही है, जो मिली भगत हो रही है यहाँ पर। आपके साथ हाल है, हमारे साथ क्या वजह क्या है? इसका सपोर्ट हर कोई कर रहा है। पानी हमारा है और आप हमारे पानी को बेचकर हरियाणा को बिजली फराहम कर रहे हैं। कश्मीर का कोई बाशिंदा पाइप या सड़कों पर नहीं सोता है, हर शख्स के पास अपना घर है। अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन और अब्बास नकवी को आड़े हाथों लेते हुए मुज़फ़्फ़र शाह ने प्रेस के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर के ऊपर यलगार करने आई है। 2-2, 3-3 साबका मंत्री और अभी जो मंत्री भी हैं वो अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर के बारे में मैं क्या कहूँ, वो पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं तो जम्मू कश्मीर की तरफ से उनसे एक ही बात कहूँगा कि आओ आओ अनुराग ठाकुर, क्या लाए हो जम्मू कश्मीर के लिए? सोना, चांदी, हीरा, मोती या फिर गोली? यही तो आपने बोला था ना दिल्ली में।
खैर, आप आइए यहाँ, यू आर वेलकम। यहाँ तब भी जो भी बाहर से आता है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उससे हम पेश आते हैं। हम गाली गलौच नहीं करते, हम किसी की पगड़ी नहीं उछालते। जिस तरह से आप लोगों ने पगड़ी उछालना यहाँ शुरू की है, हम उसका जवाब आपको प्यार और मोहब्बत से, बहुत ही अदब से, मगर बगैर किसी सीट के। और आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप यहां सिर्फ बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। यहां मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन और अपने जो दूसरे हैं हमारे अब्बास नकवी साहब, 2.5 साल से, जब से आप लोगों ने यहां पे डायरेक्ट शासन और डायरेक्ट चार्ज लिया है जम्मू कश्मीर का, न तो यहां बिजली रहती है, पानी की हाहाकार है चारों तरफ। इट हैज नेवर हैपेंड हियर। और आपके यहां सड़कों का हाल देखिए, बर्बाद है यहां की सड़कें। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यह तो आपके दौर में हुआ है। मेरा पानी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स माई वाटर, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और मेरा पानी आप ले जा रहे हैं और उसकी बिजली बनाकर आप दे रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली में, एंड आई डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर। व्हाई? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत नाकारा है। यहां पर कि हम लोगों ने गवर्नमेंट चलाई है, यहां इस तरह का कभी हाल नहीं था पानी का, जो हाहाकार मची है चारों तरफ से। नेवर इट वाज देयर। जो बिजली का हाल है, नेवर इट वाज देयर। पानी का हाल है, नेवर, माने सड़कों का हाल है, कभी नहीं था। और आपने क्रिपल कर दिया है मेरे एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज 4G आपने नहीं दिया यहां पर, जो मेरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है हमको, आपने नहीं दिया। यहां आपने उसको कहा कि यह डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल सरासर गलत, झूठ। जिसको भी कोई कार्रवाई कहां पे करनी है, वो कहां आपके 4G के लिए ठहर रहा है, वो तो 2G में ही काम चला रहा है। यू आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। और सबसे अहम बात कि हमारे यहां पे जो भी थोड़ा बहुत ये कोविड का मामला हुआ, अगर मेरे पास 4G इंटरनेट होता तो मेरे डॉक्टर साहिबान डायरेक्ट रब्ता करते टेक्निकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सी चीजें वो करते हैं जो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं 2G में। ये आपने किया। और आप कहते हैं यहां पे डेवलपमेंट कोई, अब हम यहां पे सोना और चांदी ला के लाएंगे, दूध की नदियां बहाएंगे यहां पर। तब भी मैं आपको एक बता दूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन साहब और अब्बास नकवी साहब, यहां पे कोई पाइप में नहीं सोता, यहां पर कोई फुटपाथ में नहीं सोता। जम्मू कश्मीर में हर किसी के पास अपना घर है, हर किसी के पास अपनी छोटी मोटी जमीन है, छोटा सा, इतना सा भी हो तो मर है अपनी। हर कोई अपने घर के अंदर, अपने छत के अंदर सोता है। आप यहां की डेवलपमेंट का नक्शा जो है वो आप वापस पूरे मुल्क में इस्तेमाल करें। वी आर मच बेटर डेवलप्ड देन मोस्ट ऑफ द कंट्री। आप क्या बोल रहे हैं यहां पर डेवलपमेंट नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कोई भीख नहीं मांगता है। आप किसी कश्मीरी को नहीं देखेंगे भीख मांगते हुए। अब आज बाहर से लोग आ रहे हैं यहां पर भीख मांगने के लिए, वो तो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहा है। मगर आप जो हैं, जो भिखमंगे आप हैं, शहनवाज साहब आप, ठाकुर साहब आप और अब्बास नकवी साहब आप तो आज भीख मांग रहे हैं। आज कश्मीरी के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके, हाथ फैला फैला करके मुझको वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। किस लिए वोट देगा आपको वो? यह मैं पूछना चाह रहा हूं। वाई शुड ही वोट फॉर यू? आपने हमारा तशक्कुस उड़ा दिया, आपने हमारे सर से पगड़ी उड़ाल दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया। और आज आप डेवलपमेंट के नाम पर यहां आ रहे हैं, हम जी यहां ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, पिछले 2.5 साल से क्या किया आपने? बताइए ना, जवाब दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार फिर से बोल रहा हूं, आप यहां पर इतना सीना तान कर बात कर रहे हैं। चलिए आइए, एक लाल चौक में एक महफिल सजाई जाए, पूरा दुनिया का मीडिया वहां पर आए। आप 3 लोग बैठ जाइए एक तरफ, हम लोग एक तरफ बैठ जाएंगे।
वहीं पर हम फैसला करें कि क्या जो आपने फैसला लिया 5 अगस्त 2019 को, क्या वो गलत था या सही था। अगर मैं वो डिबेट हार जाता हूं, मैं हाथ खड़े कर दूंगा और माफी मांगूंगा आपसे कि नहीं, हम गलत थे। अगर हम आपको पिछाड़ देंगे, आपको यहां से भागना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा लेकर। इंशाल्लाह हम तो आपको बोरिया बिस्तरा लेकर भेज ही रहे हैं वापस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर के बयान के मुताबिक लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं किया गया है। शहनवाज हुसैन और अब्बास नकवी ने जो कल बयान दिए, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अली मोहम्मद सागर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, रेटिफाई नहीं किया दिल्ली एग्रीमेंट को, उसको पता ही नहीं है। वो कैसे पार्लियामेंट मेंबर बना है और फिर मिनिस्टर बना है। दिल्ली एग्रीमेंट को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेर कश्मीर के दरमियान हुआ, उसको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने रेटिफाई किया, पास किया। आज वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पता नहीं है 370 के खिलाफ कोई रिट है, लेकिन ये है कि कसम खाकर कहता है कि मैं हाजी हूँ और मैं आप कसम खाकर कहता हूँ कि मैं फलानी शाजर नसब मेरा ये है, तो ये गलत है। 370 कभी वो दीवाने का ख्वाब है, वो कभी नहीं आएगा, उसको गलत फहमी है। 370 हमारा आईनी बुनियादी हक है, उसको बहाल करना होगा। उसके लिए हमने हमेशा लड़ा है। उसके लिए जो वो कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो गलत है। 2 रिट पिटिशन इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 2 जजमेंट्स हैं जो दफ़ा 370 के फेवर में आई। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा करना कि यहाँ लूट लिया गया है, तो वो क्यों वाइट पेपर नहीं निकाल रहे हैं अगर लूट किया गया कहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बनाया 96 में, जब जगमोहन यहाँ थे जो बीजेपी के थे, उन्होंने यहाँ 6 साल 7 साल गवर्नर रूल रहा, तो यहाँ क्या था? यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के पुल, यहाँ के रेस्ट हाउस, टूरिस्ट बिल्डिंगें सब ख़त्म था। पुलवामा पहुँचने में 3.5 घंटे लगते थे, सड़कें ख़त्म थी। 6 साल हमने रात दिन एक करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया। श्रीनगर में नज़र मारिए, यहाँ 6-7 थे, आज 14 पुल बनाए हमने। नहीं, वो उनका जहनी दिवालियापन है, वो जहनी तौर बौखलाहट हो चुके हैं। जो एक जिम्मेवार पार्टी, एक मुल्की सतह पे एक पार्टी है, और वो एक लीगल और एक सही तरीके से बनी एक ऑर्गेनाइजेशन को गैंग कहते हैं। फिर उनको भी कहते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। जमहूरियत में बात करने का भी ढंग होता है। अगर आपका पॉलिटिकल मुखालिफ भी हो, वो जितने हैं देखते हैं फ्रस्ट्रेट हुए, तो वो कह रहे थे ये यूनियन टेरिटरी को मानते हैं, तो इसलिए इलेक्शन क्यों लड़े यूनियन टेरिटरी को माने। असली बौखलाहट उनको यही आ गई। ये जो सारी पार्टियां एक हो गई, कल को ये फैसला करें इलेक्शन में जाना है नहीं है, या इन्होंने फैसला किया हम जाएंगे, तो ये कह रहे थे हम मैदान में जाकर खुली तरह वो अपने लोगों को चुनेंगे, जिस तरह इन्होंने पंचायत इलेक्शन में किया था। तो फिर कहेंगे कल को असेंबली इलेक्शन बनाएंगे और असेंबली मेंबर बनाएंगे, कहेंगे यही है नुमाइंदे कर रहे हैं। ये बीजेपी से डर गए, इसलिए उन्होंने अलायंस किया, क्योंकि ये बीजेपी से अलग अलग जीत नहीं सकते थे। क्या आपका ये कंपल्सन है कि प्रिंसिपल है सर? थोड़ा सा नहीं, बीजेपी से क्या डरना है? बीजेपी से कोई हम शुरू से उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है। बीजेपी का कोई आधार ही नहीं है यहाँ। अब जम्मू में देखिए, ये चला रहे हैं, दरअसल इनको ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी और ज़्यादा तेज़ हो गई, जो जम्मू में लोग सड़कों पे आ गए। स्वागत किया लोगों ने डॉक्टर साहब का, जब वो जम्मू सिटी में गए। इन्होंने एक माहौल बनाया था कि डॉक्टर फारूक को वहाँ आने नहीं देंगे, उमरुल्लाह साहब को वहाँ आने नहीं देंगे। जब जम्मू में रेस्पॉन्ड मिला इसको, ये जो ग्रैंड अलायंस है कश्मीर, ये पीपल्स अलायंस, जम्मू में जो रेस्पॉन्ड मिला, जिन लोगों के साथ उन्होंने बीजेपी के इधर वादा किया था जम्मू से यहाँ ज़मीन किसी को नहीं दिया जाएगी, नौकरियाँ आपको दिए जाएंगे, आज जब वो समझ गए इनका प्लान क्या है, तो आज वो अच्छी तरह बीजेपी इस बात से उसी तरह वाकिफ है कि आने वाले इलेक्शन में उनको उसमें बड़ी शिकस्त मिलेगी। आप मुझे बताइए, सीधा सा सवाल है, ये कौन इतना बेवकूफ़ भी पॉलिटिकल में बेवकूफ़ भी हो सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 1 साल 4 महीने हो गए
4 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी दी गई करार कारगिल और लेह। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कहाँ है? जो काउंसिल बना था वो 5 साल पहले बना था। फिर उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी अलग बन गई, लद्दाख और कारगिल, और जो कश्मीर जम्मू को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। उस वक्त तक देखिए आप, हमारे 12 मेंबर थे उधर, ये जो हिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो वो अपने दम पे उन्होंने बनाई थी। फिर वो जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो वो उन्होंने अलग फोरम बनाया। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहाँ है? उस वक्त लद्दाख में वहाँ कौन है इस वक्त? हमारा कोई यूनिट नहीं है लद्दाख में। वो एक यूनिट बना था जो 2 काउंसिलर थे हमारे, फिर वो बीजेपी को ज्वाइन कर गए। यहाँ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, तो उन्होंने माइनॉरिटी है कारगिल में, तो उन्होंने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब वहाँ सपोर्ट वापस लिया, जब यूनियन टेरिटरी बन गई, तो हमारा कोई रास्ता नहीं था। वो पिछले दिनों कमर अली आखुन साहब यहाँ आ गए, कहा हम आपके इस बात से हैं कि जो पोजीशन थी 4 अगस्त 2019 को, वही बात होनी चाहिए। तो अलायंस है अभी बीजेपी और एनसी के दरमियान वहाँ पर? एनसी के नाम से वो नहीं है। एनसी के नाम से वो उसी वक्त रब्ता करा था जब यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन अब पिछले दिनों उन्होंने आपके टीवी पे इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने वो जिसमें कांग्रेस भी था, करबलाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कश्मीर वालों के साथ जाएंगे। उनका जो अलायंस है कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल होनी चाहिए। हमारा कोई कंट्रोल नहीं था उस पर। जब वो उन्होंने कोई मुफाहमत की, उस वक्त वो यूनियन टेरिटरी अलग बन गई थी, वो सारा डिसाइड हुआ था, और उन्होंने किसी हद तक गवर्नमेंट से बात भी की थी। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा वो उस पर बराबर कायम है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया मुल्क में, ये एंटी नेशनल है। हमने कहा हम एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ। उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, कश्मीर की शनाख्त ख़त्म करो, कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन वो ख़त्म करो। इन्होंने नारे दिए जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत। इन्होंने नारे दिए, मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हम कश्मीरी नौजवानों को गले लगाएंगे। आज ये कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, एक तरफ कश्मीरियों को सब कुछ जो उनकी एक सियासी सरमाया था उसको लूट दिया उन्होंने, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी। तो दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हम कश्मीरियों के भीखा है, हम जम्मू कश्मीर लोगों के खैर का है। किस हिसाब से? महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक 23 नवंबर बरोज़ सोमवार से बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के कवी इम्कानात है। महकमे मौसम ने ये पेशन गोई भी की है कि मुगल रोड कौमी शहरा बंद भी हो सकती है और लेह कौमी शहरा पर भी इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में विलेज गार्ड्स एसोसिएशन के बैनर तले विलेज चौकीदारों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। उनका कहना था कि उनकी माहाना उजरत सिर्फ 1500 रुपये है, जबकि बाकी रियासतों में 7 और 8000 माहाना उजरत दी जाती है। मेरा नाम शेख बशीर अहमद है। मैं ऑल जे.एंड के चौकीदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम 1 साल के बाद फिर इस प्रेस कॉलोनी में आए हैं। हमारा प्रोटेस्ट मकसद ये है कि हमारा ऑनरेरियम जो बिल्कुल 1500 रुपये है, जो आजकल वो बिल्कुल आज की गिरानी बाज़ार में कुछ भी नहीं है। हम पिछले 3 साल से हमारी फाइल जो कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, मगर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती, हमारा कोई सुनता नहीं है। हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। हम हर एक डिपार्टमेंट के से, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, डेथ एंड बर्थ हो, या बाकी पुलिस डिपार्टमेंट की हो, बाकी जो डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के, चाहे कोरोना वायरस की जो बीमारी, कोई घर से बाहर नहीं निकला, फिर हम भी उस वक्त भी अपना काम अंजाम देते हैं, मगर हमारे कोई सुनता नहीं है। हमारे कोई ऑनरेरियम 1500 रुपये देते हैं। हम आप ही बताओ, ज़रा इंसाफ करो, क्या करेंगे हम 1500 रुपये में? क्या हम अपने आयाल को देंगे? गुजारिश करते हैं हमारी ऑनरेरियम को बढ़ाया जाए और SRO 413 जो उसको कालांतर करा किया जाए। बाकी थैंक यू। आज नसीम बाग हजरतबल में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब की सबसे बड़ी बात यह थी कि नीट में ऑल इंडिया लेवल पर जिस बच्चे शोएब आफ्ताब ने टॉप किया था, उससे वालिदैन समेत इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। ऑल कैरियर इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया और शोएब आफ्ताब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा,
मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैंने नीट अपेयर किया था और नीट में मेरे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए और जिसके अकॉर्डिंग मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 आई। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करते हो, नीट या जेई या कुछ और भी, तो आप हमेशा अपना 100% देना और हमेशा कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अपने गोल्स पे अगर आप डटे रहते हो तो डेफिनेटली आप उस गोल के लिए आप डेफिनेटली सक्सीड हो पाओगे। डेफिनेटली पढ़ाई के वक्त भी रिलैक्स रहता था और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि एग्ज़ाम्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली चिल और रिलैक्स रहना है। और हमेशा सबको ऐसा ही रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही था और मतलब कभी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमेशा उसको माइंड पे मत लो और खुश रहो हमेशा। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता एग्जाम्स के एग्ज़ाम के लिए? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता भी है तो आप उसको सोचो। तो क्रेडिट किसका जाता है जब आपने यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाई या ऑल इंडिया मतलब फर्स्ट रैंक लाई है, तो किसको क्रेडिट देते हैं आप? ये क्या टीचर्स को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को? थोड़ा सा इलाबरेट करके बताइए। मेनली मम्मी को क्रेडिट जाता है, फिर पापा और बाकी जो हमारे फैमिली में थे। इसके अलावा एलन के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। और कभी भी अगर कोई भी टाइम पे रात के 12-1 बजे भी अगर मैं उन्हें कॉल करता या मैसेज करता तो डेफिनेटली उनके रिप्लाईज आते थे और सपोर्ट हमेशा मिलता था। और मार्क्स कम होने पे भी इवन मेरे कॉल से पहले उनके कॉल आते थे और वो समझाते थे, कभी उन्होंने डांटा नहीं और इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करते थे, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो उनका था। उनको अगर देखा जाए यहाँ पर जो कश्मीर में भी ट्रेंड चला है, हर एक जो नौजवान है आपकी उम्र का, वो या तो फेसबुक या व्हाट्सएप या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अभी देखा जाता है। लेकिन आपका मैं अभी जो सवाल क्वेश्चन आंसर आपका सेशन चल रहा था उसमें मैंने सुना कि आपने 2 साल से ना फेसबुक ना किसी चीज़ की तरफ मगर व्हाट्सएप आप चलाते थे बिकॉज यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स ताकि आप स्टडी कर पाए। थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब यहाँ पर जो नौजवान है वो ज़्यादातर इन्हीं सोशल साइट्स पर अभी अपना वक्त ज़्यादातर गुजारते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा सा इलाबरेट करके बताइएगा कि क्या कितने साल तक आपने वो नहीं चलाया जो यहाँ पर लोग अभी चलाते जो सोशल नेटवर्क साइट्स? मैंने 2 साल तक फेसबुक इंस्टा नहीं चलाया। डेफिनेटली अगर आप अपने गोल्स के लिए कुछ चीज़ सेक्रीफाइस कर पाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हुए तो डेफिनेटली आपको कम करना चाहिए और मेनली आप जो टाइम है वो अपने पढ़ाई या जो भी आप फोकस करो जिस पे भी उस पर टाइम दें। अच्छा शेर, जब आप डर सा था कि नहीं, बस ठंड की डर थी, वैसे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा लगा आपको कश्मीर आके? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा यहाँ का और ठंड भी उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना सोचा था, मतलब बर्फ वगैरह भी नहीं है। अभी मेरे कश्मीरी दोस्त हुआ करते थे तो डेफिनेटली उनसे बात करते करते ये रियलाइज़ हो गया था कि उतना भी डेंजरस तो नहीं है, मतलब डेफिनेटली, तो इसलिए वो डर कहीं ना कहीं नहीं था। 3 चीज़ें मतलब बस यही कि यहाँ का नेचुरल जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और खैर लोकेशन वगैरह भी। अच्छा, बच्चों के लिए कोई मैसेज, यहाँ के बच्चों के लिए कोई अच्छी मैसेज हो गया? तो ये कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए उस चीज़ को फेस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमेशा काम और कूल रिलैक्स रहो और उस सिचुएशन को हैंडल करो और फिर आगे बढ़ते रहो। अच्छा शोएब, एक बात बताइए, आपको अगर किसी ने कंपटीशन दिया, आपको अगर कोई कंपटीटर था, वो कश्मीर का एक लड़का था जिसने आपके क्लोज कंपटीटर था वो, आप उसका नाम जानते हैं? जो पुलवामा के रहने वाला आफ्ताब कुछ नाम था उसका। तो आपको लगता है कि मतलब इफ he has been availability of net, internet and other things, maybe वो आपको ओवरकम करता? शायद ऐसा हो सकता है। फैक्टर मानते हैं कश्मीर में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है अभी, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2G है। आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ 370 वी हैव नॉट इंटरनेट फैसिलिटी, 4G इंटरनेट फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल है। तो आपको लगता है दिस इज़ द बिग सेटबैक फॉर द स्टूडेंट्स हियर? शायद ऐसा हो सकता है अभी इस पॉइंट पे, पर मुझे कभी इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। मेरा जो कोचिंग मटेरियल वो ऑफलाइन था तो डेफिनेटली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे भी और मैंने यूज़ भी उसका कम किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो ऑफलाइन मटेरियल बुक्स वगैरह। व्हाट्सएप पर मैं अपने टीचरों से फैसिलिटीज़ लेता था, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप अगर देखेंगे, अगर हम फ़ोटो भेजते हैं वो भी करीब 3-4 मिनट के बाद फ़ोटो खुलता है। अगर आपको वीडियो मिलते होंगे तो वो तो वेरी क्विकली खुलते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं बिकॉज ऑफ 2G। तो आप मानते हैं एक फैक्टर
यहाँ के स्टूडेंट्स? शायद ऐसा हो सकता है। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।